पिछले 15 दिनों से मेरा जीवन जंगल में बीता है और खूब वृक्षों की छाया में बीता है। एक ज़माना था जब कंक्रीट के जंगल जो थे, शहर, उनके बीच जीना था। नकली खाना, नकली पानी, पानी खरीदो, शहर का कूड़ा खाओ, शहर की जो तथाकथित बर्बरता है, जिसको आप सभ्यता कहते हैं, उसको जियो। 25 बिजनेस के दांव पेच हैं, उसमें खुद भी फंसो और दूसरों को भी फंसाओ। शिक्षा की एक फिक्स्ड परिभाषा है, धर्म की एक फिक्स्ड परिभाषा है, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की एक फिक्स्ड परिभाषा है, उसको मानो। हर साल 10% ग्रोथ अपनी करनी ज़रूरी है, बाजार कहता है। लेकिन इतना विशाल जनसमूह जो कि सरकार पे भरोसा करता है कि सरकार हमें हमारे हितों का ध्यान रखेगी, धीमे धीमे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कोई हमारे हित का ध्यान नहीं रखती, वो एक बिचौलिए का काम करती है। सरकार जो है मल्टीनेशनल कंपनीज और अपनी जनता के संसाधनों के बीच एक बिचौलिए का काम करती है। उसको मिलता क्या है, ये तो आंकड़ों की भाषा में सोचना और समझना पड़ेगा। प्रतिदिन एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें किसी न किसी प्रोजेक्ट को लेकर के एक बात की जाए कि इसमें मल्टीनेशनल कंपनी को क्या मिला, आम जनता को क्या मिला और सरकार को क्या मिला, ताकि तस्वीर साफ हो सके। जब तक हम आंकड़े की भाषा में बात नहीं करेंगे तो भावनात्मक बातों से या किसी आक्रोश से या किसी भक्ति से कुछ मिलने नहीं वाला है। लेकिन इस जंगल में, इन वृक्षों की छाया में, जहाँ कोई सामाजिक बंधन नहीं है, जहाँ प्राकृतिक नियम ही सब कुछ है, सामाजिक नियमों के अधीन नहीं, प्राकृतिक नियमों के अधीन, यहाँ प्राकृतिक नियम सर्वोपरि हैं। प्रकृति का जो व्यवस्था है, जल है, सूर्य की रोशनी है, ज़मीन है, जंगल है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, समाज की नहीं, प्रकृति की। तो जब हम शहर में जीते हैं तो आप गोदौलिया से लेकर लंका तक चले जाइए या फिर यहाँ गोलघर में देख लीजिए तो वृक्षों का पता ही नहीं है। आदमियों की संख्या लाखों में है और वृक्षों की संख्या दहाई में भी नहीं पहुँच पाती। और आदमी फेफड़े में वही जो जहर निकलता है हमारे गाड़ी के फ्यूल टैंक से बाहर, उस जहर को हम पीते हैं और वो जहर हमने पिया, फिर वही आपके फेफड़े में गया, फिर आपके फेफड़े में गया। शुद्ध हवा लिए हुए शहरों के लोगों को एक ज़माना हो गया होगा। धीमे धीमे शुद्ध अशुद्ध का बोध खत्म हो जाता है। एक हमें झुंझुना पकड़ा दिया जाता है सफलता का और पैसे का, कि तुम ये सफल हो जाओ और ये पैसे किसी भी तरह से तिकड़म करके तुम सफल हो जाओ, किसी भी तरह से पैसा कमा लो। तो जब आप शहर से दूर कभी रहिए तो आपको लगता है कि क्या इतना बड़ा पागलपन शहर में चल रहा है। हर आदमी एक दूसरे को टोपी पहनाने की फिराक में, हर आदमी सुबह में एक मछुआरे का जाल लेके चल रहा है दूसरे को फंसाने। शिक्षा के इतने कारोबार चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे कोर्सेस हैं, तो ठीक है, उनकी ज़रूरत है, लेकिन इस जीवन को नष्ट करके नहीं। लेकिन खूब सारा वृक्षारोपण की ज़रूरत है, खूब सारा। और उसी बीच में हमें जंगल के एक व्यक्ति की तरह जीने की ज़रूरत है। प्रकृति और तकनीक दोनों को एक साथ। अब समझ में आ रहा है, सुबह जब मैं दौड़ता हूँ, सुबह जब मैं जंगल में घास पे लौटता हूँ और चिल्लाता हूँ, तो मुझे लगता है कि यही शिक्षा है, यही जीवन है। और बच्चन जी की आज कविता भी पढ़ा है, आज भरा जीवन मुझ में है, आज भरी मेरी गागर। बच्चों को 10 साल की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ भाषा सिखाइए, कविता, खूब सारी कहानियाँ और खूब जंगल में दौड़ाइए, खूब वृक्षों की छाया में रखिए, प्रकृति के बीच रखिए। जंगल का मतलब अब सीधे अमेज़न के जंगल ही नहीं, लेकिन हम एक कंक्रीट के जंगल की जगह वृक्षों का जंगल, वृक्षों की अपनी एक गरिमा होती है, उनका अपना एक व्यक्तित्व होता है। जी हाँ, हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ कम से कम 500 पेड़ हैं और हर पेड़ का आकार, उसका रंग, हर चीज़ बड़ा अद्भुत है। मैं तो इन वृक्षों के प्यार में पड़ गया हूँ।
गुरुदेव रविंद्रनाथ के शांति निकेतन गया था, लग रहा था वहाँ से आऊँ ही नहीं, वहीं रह जाऊँ। और शिक्षा वहाँ थोड़ा अपने प्राचीन रूप में ही चल रही है। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको लिया है, बहुत कुछ नष्ट हो चुका है उसमें। यूपी में एक शांति निकेतन जैसा कार्य करने की ज़रूरत है। ओपन एयर क्लासरूम्स हो, कक्षा की दीवारें तोड़ दी जाए, वृक्ष हो। वृक्ष बच्चे का, मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त है। उसकी छाया, हर मौसम में उसके साथ बातचीत, उसका रख रखाव कितना कुछ देता है। वृक्ष, फल फूल, छाया, सुख, लकड़ी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम एक बहुत गलत ट्रैप पे जी रहे होते हैं। वापस भूमि की ओर, जंगल की ओर, वृक्षों की ओर, प्रकृति की ओर मुड़ें। सफलता और पैसा से जो चीज़ आप खरीदिएगा वो आखिरकार यही है। तो सीधे हम यहीं चले हैं। 10-20 मित्र साथ में रह करके एक रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। स्कूलों के मायाजाल से मुक्ति पा सकते हैं। अब तो शहर में मुझे लगता है कि मैट्रिक्स बिछा हुआ है हर चीज़ का। पैसे का मैट्रिक्स है तो बैंक है और सीए है, और शिक्षा का मैट्रिक्स है तो स्कूल और कॉलेज है। तो उन सबसे दूर यदि जंगल में हम एक लाइब्रेरी बना सकें, एक उत्सव की व्यवस्था कर सकें, बच्चों को अच्छी खेती की शिक्षा दे सकें, और ये जो शहर में अखबार छपते हैं जिसमें कि बहुत सार्थक खबरें बहुत कम होती हैं, उन पर हम बच्चों को बातचीत करना सिखा सकें और क्या निरर्थक है क्या सार्थक है ये सोचना सिखा सकें, तो यही सबसे बड़ी शिक्षा है। वो सुबह में 2 घंटा 3 घंटा अपने शरीर पे श्रम करे, उसके हाथ में मोबाइल ना आ जाए झुंझुने की तरह से। वो शरीर पे श्रम करे, पेड़ पे चढ़े, किसी पेड़ की डाल पे आराम से बैठा रहे घंटों। वो अपने को जिए, उसका जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा माँ बाप होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा फिर त्राहिमाम कर दे कि अरे यार किन पागलों के घर पैदा हो गए हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तुम कैलिफोर्निया चले जाओ और तुम अपना एक पर्सनल जहाज़ खरीदो और देखो बहुत अमीर हो जाओ। इस तरह के पागलों से मैं मिल चुका हूँ, पागल पेरेंट्स से। बच्चे तो बीमार नहीं होते हैं दिमागी रूप से, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा से भरे होते हैं। चूँकि वो खुद एक खंडित जीवन जीते हैं, इसलिए बच्चों को भी चाहते हैं कि वो इसी चिड़ियाघर का एक जानवर हो जाए। तो ठीक है, हमें चिड़ियाघर का जानवर नहीं, हमें जंगल का जानवर बनना चाहिए। इस दृष्टि से हमें एक नई जीवन शैली, एक वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि शहर में जिस तरह का अवसाद है, जिस तरह का डिप्रेशन है और जिस तरह के कुकर्म चल रहे हैं वह वैसा यहाँ नहीं है। एक वृक्ष आपको बहुत कुछ शांत कर देता है। वृक्ष को आप छूते हैं, प्यार करते हैं, बात करते हैं, वो आपका सुख दुख सुन सकता है। बच्चों को ध्यान की ओर मोड़ने की ज़रूरत है इसी प्रकृति के सानिध्य में। तो इस भूमि पे एक ऐसी जगह हो जहाँ बच्चा आज़ाद हो, प्रकृति के बीच में हो, किसी दबाव से रहित हो। यहाँ 25-50 जगहें बना दी जाएं, उसका मन 100 बच्चों को छोड़ दिया जाए, जिसका मन हो म्यूज़िक की ओर जाए, जिसका मन हो कंप्यूटर की ओर जाए, जिसका मन हो कारपेंट्री की ओर जाए, जिसका मन हो फिल्म मेकिंग की ओर जाए। ऐसी एक व्यवस्था यहाँ बनानी पड़ेगी। तो ये तो स्कूलों का जो नर्क है, और इतने बड़े बड़े स्कूल हैं और बड़े नाम हैं, फलां ढिका इतने हैं, उनसे तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है कि उस तरह की शिक्षा बेसिकली मनुष्य को और जीवन से दूर कर देती है। एक तो बात ये मुझे आज करनी थी। दूसरी बात कि जो सामयिक बात है कि अभी बदायूं में 4 पंडित जी लोगों ने मिल करके 50 साल की महिला का बलात्कार किया है, और एक संस्कृति रही है हर जगह जो है, मतलब आप देखिए तो इस्लाम है, वहाँ मैं देख रहा था तस्लीमा नसरीन ने लिखा है कि जो पीर साहब थे, जो पीर थे, वो पान खा करके थूकते थे फर्श पे, तो महिलाएं जो है नकाब उठा उठा के वो थूक को चाटा करती थी कि इससे सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तो धर्म किस तरह कुंठित कर देता है। जिसको हम धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म है प्रकृति के बीच जीना, ध्यान करना, प्रकृति के सानिध्य में होना और अपने विचारों को देखना, अपने विचारों को नियंत्रण करना नहीं, उनको देखना।
हम अगर ईर्ष्या से ग्रस्त हो रहे हैं तो उसको मन के स्तर पे ही पकड़ लें, यही धर्म है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सगुण उपासना या निर्गुण उपासना, कबीर निर्गुण उपासना के हैं, मीरा सगुण उपासना की हैं, वे अलग अलग मार्ग हैं, उन पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ, सगुण हूँ, निर्गुण हूँ। जैसे कभी मैं दक्षिणेश्वर जाता हूँ तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जिस कमरे में उनके बीच प्रेम हुआ और जिस कमरे में वो कई हजार घंटे जिए, वहाँ पहुँच के मैं बहुत रोता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर की जिस कमरे में मृत्यु हुई, वहाँ पहुँच के मैं बहुत अनायास ही भर जाता हूँ, खूब रोता हूँ। तो बंगाल तो मुझे बहुत रुलाता है। कभी रामकृष्ण का गांव, कभी माँ शारदा का गांव, कभी शांति निकेतन, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर का जोड़ा साँको। तो कहीं ना कहीं धर्म का अर्थ भीतर से संवेदना का होना है। धर्म कोई झुंड नहीं है कि ये हिंदुओं का झुंड है, मुसलमानों का झुंड है, ये सब संप्रदाय हैं। तो साधु लोग जो कर रहे हैं वो करेंगे ही। लड़के लड़कियों को बचपन से अलग अलग पालेंगे तो यही होगा। लड़कियों को लेकर के दिमाग में एक अलग तरह का पागलपन है। हम ही लोग क्लास 10th 12th तक थे, कोई हम लोग को लड़की पेन दे के चली जाए, कोई कॉपी दे के चला जाए तो आदमी यही सोचता था कि इसी से शादी करेंगे। हम लोग यूपी बोर्ड के गधे थे। तो फिर धीरे धीरे कैसे डिज़ोल्व हुई चीज़ें वो तो हम ही लोग जानते हैं। तो किस गंदे माहौल में हम लोग पले और लोग किस किस्म की बातें करते थे, अगर मैं कह दूंगा तो तहलका मच जाएगा। इसलिए उस मसले पे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हमारे घर के बच्चे, लड़के लड़कियाँ कितने सुरक्षित हैं बड़े लोगों से, या 4 पुजारी मिलकर एक 50 साल की महिला का बलात्कार कर रहे हैं। वो गई है धर्म की खोज में और वहाँ वो बैठे हैं काम की खोज में। तो कब जो है उपनिषद और कब जो है वात्स्यायन का कामसूत्र आपस में मिक्स हो जाए कहना नहीं है। आदमी बहुत ही ज़्यादा अबूझ है। इतना बड़ा मनोविज्ञान लोग आदमी के दिमाग पे रिसर्च कर रहे हैं कि लाखों तरह के आदमी है, इसका क्या व्यवहार होगा। तो इतना जल्दी हम नहीं स्पष्ट कर सकते कि मंदिर का पुजारी है इसलिए बहुत ज़्यादा गुण संपन्न होगा। किसी भी व्यवसाय का कोई भी व्यक्ति होगा वो बलात्कार करने में समर्थ है। उसका परवरिश जो है जिस ढंग से होगी वो करेगा, भीतर से हार्मोन निकलेगा। और व्यवस्था ही ऊपर से पहले एक पाखंड पैदा करती है कि तुम ब्रह्मचारी बनो, तुम दूसरे की माँ बहन को अपना माँ बहन समझो और अंदर अंदर खुराफात चलाते रहो। तो यहाँ चोरी करना अपराध नहीं है, चोरी करके पकड़े जाना अपराध है। यहाँ चीज़ें करना अपराध नहीं है, पकड़ाइए मत। तो बड़ी दुर्दशा है कि क्या मंदिर, क्या मस्जिद और क्या साधु बाबा और क्या चोर डाकू, सब मनुष्य ही है। एक मनुष्य ही है जो हर जगह रूप बदल बदल के बैठा हुआ है। सबसे सजग रहने की ज़रूरत है और खुद से भी सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पोटेंट बलात्कारी हम लोग के अंदर भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग सफ़ेद पोश बन के बैठ जाएं और हम बोलें कि नहीं नहीं मैं तो बहुत शुद्ध हूँ। मैं तो अपने भीतर झांकता हूँ, 1000 कमियाँ हैं। तो इसको सोचना पड़ेगा एक नए ढंग से, बच्चों को एक नए ढंग से शिक्षित करना पड़ेगा ताकि भविष्य के जो बच्चे बच्चियां हैं वो प्रेम कर सकें। बलात्कार की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेम से रहित व्यक्ति ही बलात्कार करता है। जिसको प्रेम मिल गया एक स्त्री से, वो सारी स्त्रियों का सम्मान करेगा। जो प्रेम से रहित है वो किसी का सम्मान नहीं करेगा, वो सबको गाली गलौज देगा। तो प्रेम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये अलग अलग गर्ल्स कॉलेज, अलग अलग बॉयज़ कॉलेज, ये बदतमीजियाँ हटानी पड़ेंगी। आगे की सीट पे लड़कियां बैठेंगी, पीछे की सीट पे लड़के बैठेंगे, नहीं। जो जिस क्रम से आए उस क्रम से बैठे। ये बदतमीजियां हटानी पड़ेंगी। लेकिन चूंकि हम लोग इसे समाज में जीते हैं, इस तरह के गाने बजते हैं कि हमारे दिमाग में वो नर्क जहर डाल दिया जाता है और हमें लगता है कि लड़की और लड़के बड़े फासले पे खड़े हो जाते हैं। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और जो मित्र जहाँ हों वहीं छोटे छोटे प्रयोग करना शुरू करें इस तरह के, और उसके परिणाम अच्छे आने शुरू होंगे।